दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको मिस मत करिएगा, अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा। और पीछे मैंने एचडीएलसी, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप, बहुत सारे मॉडल्स के बारे में बात किया है। अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है प्लेलिस्ट का, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और भी सारे सब्जेक्ट्स के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अपलोड कर देता हूँ, डाल देता हूँ। और नोट्स भी अवेलेबल है, आप एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, एग्जाम के पहले उसको पढ़ सकते हो। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलो। आप लोग कहते हो वीडियो मिस हो जाती है, तो इसीलिए मिस होती है, नहीं सब्सक्राइब करते हो। और वीडियो को एक लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, ताकि मैं और वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूं। तो चलो हम लोग वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, वैलिडेटिंग एंड मैनेजिंग द रिक्वायरमेंट्स इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर स्पेसिफाइड बाय द क्लाइंट्स और द एंड यूजर्स। अब देखो इसका मतलब क्या है। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस क्या है? कलेक्टिंग, वैलिडेटिंग, मैनेजिंग द रिक्वायरमेंट एसेंशियल्स। इसेंशियल मतलब क्या होता है? जो भी अनिवार्य होता है। यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो भी डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, वैलिडेट करते हैं, उसे मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वही होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा, यही होता है ना प्रोसेस। तो वही एक प्रोसेस होता है कलेक्टिंग, वैलिडेटिंग एंड मैनेजिंग द रिक्वायरमेंट इसेंशियल्स। यही होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। ओके, अब देखो, इट इज द प्रोसेस दैट इज परफॉर्म इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसका सबसे पहला स्टेज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है। जैसा कि हमने यूनिट 1 में कवर किया था एचडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो उसमें क्या था? सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते थे। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या था कि हम लोग यूजर जो था, यूजर से हम सभी इंफॉर्मेशन लेते थे, सभी रिक्वायरमेंट्स गैदर करते थे, फिर उसके बाद जो भी एनालिसिस वगैरह थी वो करते थे। तो वही सेम यहाँ पर भी होता है कि हम यूजर से सभी डेटा वगैरह लेते हैं, उसके बाद ही डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेज भी होता है और सबसे इनिशियल स्टेज भी ये होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की। कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में आता है? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन आता है। तो एलिसिटेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये सिंगल पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। और रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशंस होता है। थर्ड नंबर पे रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन होता है। फोर्थ नंबर पे रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट होता है। तो चलिए एक एक करके इन सभी को समझने की कोशिश करते हैं और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में हम लोग की हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की। तो एलिसिटेशन का मतलब क्या होता है? निकालना। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है निकालना। और रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या होता है? विशेष विवरण। यानी कि कुछ विशेष विवरण निकालने का काम इसके अंदर किया जाएगा। तो अब देखते हैं क्या निकाला जाएगा इसमें से। तो इट इज रिलेटेड टू द वेरियस वेज यूज टू गेन नॉलेज अबाउट द प्रोजेक्ट डोमेन एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें हम नॉलेज को गेन करते हैं रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स। यानी कि जब कोई प्रोजेक्ट्स बनाया जाता है तो उसके लिए कहीं से कहीं तो डेटा निकाला जाएगा, कहीं से कहीं नॉलेज को तो निकाला जाएगा। और वो कहाँ से आएगा? तो अभी आगे आपको पता चलेगा वो कहाँ से आएगा। द वेरियस सोर्सेस ऑफ डोमेन नॉलेज इंक्लूड कस्टमर। अब देखो, जो नॉलेज वगैरह आएगा ना, उसके सोर्सेस क्या हैं? वो कस्टमर हैं। यानी कि जो कस्टमर आपसे एप्लीकेशन बनवाने आएगा आप उसी से तो पूछेंगे। फिर बिजनेस मैनुअल्स हो जाएगा। द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर ऑफ सेम टाइप। यानी कि कस्टमर जो सॉफ्टवेयर आपसे बनवाने आया है उससे रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर पहले बन चुका होगा। तो यानी कि उस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल लेके वहां से भी डेटा को लिया जा सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सकता है, ये ऑप्शंस होंगे, ऐसे ऐसे स्टेप्स होंगे। तो वो सभी चीजें वहां से हेल्प लिया जा सकता है। स्टैंडर्ड्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी में किसी बंदे ने कुछ शेयर्स ले रखा है तो वही बंदा होता है स्टेक होल्डर्स, उसी को स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ओके, द टेक्निक्स यूज्ड फॉर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इंक्लूड इंटरव्यू। अब देखो, जो कस्टमर्स वगैरह होते हैं, जो यूजर होता है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के दौरान। जब रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन किया जाता है तो वहाँ पे लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, टास्क एनालिसिस होता है, डेल्फी टेक्निक होता है, प्रोटोटाइपिंग होता है। तो अभी जो इंटरव्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग है ना, ये अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में। अभी मैं इसको अकेले समझा दूंगा इसको, ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग एलिसिटेशन के बारे में हो जाएगी, बिकॉज ये एग्जाम में आपका काफ़ी बार आता है। ओके, अब देखिए,
बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन की। अब इसका मतलब क्या होता है? ऑल द रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग द फंक्शनल एज वेल एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड द कंस्ट्रेंट्स आर स्पेसिफाइड बाय दीज मॉडल्स इन टोटलिटी। Okay, during specification more knowledge about the problem may be required which can again trigger the elicitation process। अब देखो, जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आनी होती हैं। तो क्या होता है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में यही होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स उस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के फेज में आ सकती है, उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में नॉलेज लेना, पता करना, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम पहले कलेक्ट कर लेते हैं ताकि जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करें तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जब हमें कोई भी प्रॉब्लम्स पता चल जाती है तो उसे हम सॉल्व करने की आइडियाज़ भी हमारे दिमाग में आने लगते हैं और उसे हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो क्या होता है, जब प्रॉब्लम्स वाली चीज़ें आती है ना, फिर ये दोहराता है एलिसिटेशन प्रोसेस। अब ये एलिसिटेशन प्रोसेस क्यों अपनाता है? बिकॉज कि एलिसिटेशन प्रोसेस में ही हम इंटरव्यू, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन वगैरह करते हैं, जिसकी मदद से हम नॉलेज गेन करते हैं या फिर डेटा हम कस्टमर से लेते हैं। ठीक है, अब देखो, द मॉडल यूज्ड एट दिस स्टेज इंक्लूड ईआर डायग्राम्स, यानी कि जब हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करते हैं तो इस स्टेज में हम ईआर डायग्राम का यूज करते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम्स यानी डीएफडी का यूज करते हैं। आई होप कि आपको रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन की। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन में क्या दिया हुआ है? इट रेफर्स टू द सेट ऑफ टास्क, ये आप ध्यान दीजिएगा, सेट ऑफ टास्क दैट इंश्योर्स दैट द सॉफ्टवेयर करेक्टली इंप्लीमेंट्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब देखो, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में एक बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, इसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, काफ़ी फंक्शंस वगैरह ऐड करने होते हैं, तो उसमें कुछ सेट ऑफ टास्क होते हैं, यानी जब उस टास्क को कर लिया जाता है तो उस स्पेसिफिक फंक्शन को चेक किया जाता है। ठीक है, उस चेक किया जाता है कि क्या ये अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब वो अच्छे से वर्क नहीं करता है तो फिर से उसे सही किया जाता है। तो यानी कि उस पर्टिकुलर जो भी टास्क हम लोग कंप्लीट किए हैं उसे वेरीफाई किया जाता है कि अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा होता है। ठीक, अब देखो वैलिडेशन में क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिफरेंट सेट ऑफ टास्क। अब देखो, इसमें सेट ऑफ टास्क, इसमें डिफरेंट सेट ऑफ टास्क होंगे दैट इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन बिल्ड इन ट्रेसेबल टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। यानी कि वैलिडेशन ये होता है कि आपका सॉफ्टवेयर बन गया होता है, उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, फिर उसके बाद वैलिडेट किया जाता है कि क्या कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सभी चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रही हैं, क्या ये वैलिडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है द मेन स्टेप्स फॉर दिस प्रोसेसेस इंक्लूड। अब कुछ मेन स्टेप्स हैं जो कि हैं द रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट इन एवरी सेंस। अब देखो, रिक्वायरमेंट जो है ना, ये कंप्लीट पूरा होना चाहिए, यानी कि जब कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। अगर मान लीजिए आप डेवलप कर भी दिए तो कुछ फंक्शनैलिटी उसमें मिस रहेगी, यानी कि कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी, और जब कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी तो कस्टमर क्या कहेगा, यार तुमने तो ऐड ही नहीं किया, तो प्रॉब्लम बाद में आ जाएगी। इसीलिए जब रिक्वायरमेंट हम लोग लेते हैं तो पूरी रिक्वायरमेंट ले लेनी चाहिए, भले ही एक दिन लेट ही लगे। ठीक है, तो पूरा ले लेना चाहिए। देन इसके बाद बात करते हैं द रिक्वायरमेंट शुड बी प्रैक्टिकली अचीवेबल। इसका मतलब क्या है कि जो भी रिक्वायरमेंट हम कस्टमर से ले रहे हैं, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट हम कस्टमर से ले रहे हैं वो सभी चीज़ें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सके। ऐसा ना हो कि कस्टमर ने कुछ ऐसी ऐसी डिमांड कर दी हो इसे कोड ना किया जा सके, उसे एक्चुअल में जब हम प्रोजेक्ट बनाए तो उसमें इंप्लीमेंट ना करें। यानी कि जो रिक्वायरमेंट हो वो प्रैक्टिकली अचीवेबल होनी चाहिए, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट हो उसे एक्चुअल में हम कोड कर सके और उसे प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर सके। आई होप कि आपको ये जो थर्ड पॉइंट है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट की। तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग, ट्रैकिंग, prioritizing and agreeing on the requirement and controlling the communication to relevant stakeholders। अब देखो, बेसिकली रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि ये भी एक प्रोसेस होता है जिसमें एनालाइज करना, डॉक्यूमेंटिंग करना, ट्रैकिंग करना, ये सभी चीज़ें रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, और कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन टू रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जो भी स्टेक होल्डर्स होता है उससे कम्युनिकेशन करना भी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर आता है। यानी कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं अगर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो कैसे रिक्वायरमेंट वगैरह गैदर करेंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं, ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर आती हैं।
दिस स्टेज टेक्स केयर ऑफ द चेंजिंग नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट्स, being able to modify the software as per requirements in a systematic and controlled manner is an extremely important part of the requirements engineering process। अब देखो रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट के अंदर ये जो चौथे नंबर पे है ना, इसमें क्या होता है कि अगर कोई चेंजेस करने हो, अब जो रिक्वायरमेंट्स आपने ले लिए, डॉक्यूमेंटेशन आपने तैयार कर दिया, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो उसमें चेंजेस करना पॉसिबल हो और आसानी से चेंजेस हो जाए, तो वही चीज़ें की जाती है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर कि जब कोई नई चीज़ें ऐड करनी होती है तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर ही सभी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ें ऐड करें तो वो जो अंदर की चीज़ें और ऐड हो ना डॉक्यूमेंट के अंदर, वो चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। ऐसा ना हो कि नई चीज़ें ऐड करने की वजह से पीछे वाली चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएं, तो ये सभी चीज़ें ना हो। तो इसीलिए ये एक वेल ट्रेंड बंदा होता है या वेल ट्रेंड लोग होते हैं जो कि डॉक्यूमेंटेशन में सभी चीज़ें ऐड करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस का। आई होप कि आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी ये प्रोसेस हैं, ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के जो स्टेप्स हैं, आपको वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे।